नमस्कार दोस्तों। और आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज की कुछ हम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर बात करते हैं। और आज का पहला लेक्चर ये है कि भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि एमएसपी को शिफ्ट किया है मस्टर्ड, लेंटिल्स और मार्केटिंग सीजन 2023 के लिए। ठीक है, 23-24 के लिए। क्यों किया है? क्योंकि हमारे देश में एक्चुअली इसका बैकग्राउंड समझो आप। हमारे देश में एक्चुअली क्या है, बीट और राइस को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। इससे क्या हुआ, हम एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं, एक ही क्रॉप को हम बार बार उगा रहे हैं, जिससे हमारी जो सॉइल की जो कैपेसिटी है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और सॉइल की जो मतलब की उर्वरक क्षमता है वो क्या मिल रही है, हमको कम देखने को मिल रही है। तो इसलिए तो कहते हैं कि हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए और एक ही प्रकार की मोनोटोनस हमको फसल नहीं उगाना चाहिए। बार बार हमको मतलब की फसल में हमको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो इस मोनोटोनस हमारी क्रॉप पैटर्न के लिए एक एमएसपी भी जिम्मेदार है। क्योंकि एमएसपी में ज्यादा तवज्जो किसकी दी जाती है, बीट को दी जाती है या फिर राइस को दी जाती है। तो अधिकांश किसान क्या करते हैं, इस एमएसपी को देखकर इसको बीट और राइस का प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में ये भी मतलब कि हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाना है, तो हमको एमएसपी में भी शिफ्ट देखने को मिला है। और ऐसा सरकार ने अभी मस्टर्ड लेंटिल 2023-24 के लिए कुछ प्राइस में बढ़ावा किया है। ठीक है, तो हम एमएसपी भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं क्या है एक्चुअली एमएसपी। अभी सरकार ने क्या किया है, एमएसपी को रैपसीड के लिए क्या किया, 104% बढ़ा दिया है, मस्टर्ड के लिए 100% और लेंटिल्स के लिए आपको 85% देखने को मिल रहा है। इससे क्या है, सरकार का मूव ये है कि हम बीट से कहाँ ले जाएं, इन सारी चीजों पे ले जाएं ताकि हमारे देश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिले, मतलब कि फसल में विविधता देखने को मिले और जिससे हमारी जो मृदा उत्पादकता है वो कम ना हो, बल्कि इससे क्या हो, बड़े हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो, देश में सबसे अधिक हो। ठीक है, तो ये एक मूव है, इसको आप कोट कर सकते हैं। और सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन अधिक से अधिक करें ताकि हम जो ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया से करते हैं, थाईलैंड से करते हैं वहां से, और इंडोनेशिया से करते हैं वहां से, अभी जो हमारी निर्भरता है वो भी कम हमारे देखने को मिले और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, तो ऐसा सरकार ने इसलिए किया है। ठीक है, तो 3-4 रीजन है, आप इसको कोट कर सकते हैं। सरकार ने 110 पर क्विंटल क्या किया है, बीट की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इसके बाद उनने रबी क्रॉप में बरले, ग्राम, लेंटिस जिसको मसूर बोलते हैं, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर के रेंज में इनने 9% के आसपास क्या की है, बढ़ोतरी की है। और जो लेंटिल्स है उसमें 500 पर क्विंटल की बढ़ोतरी की रही है, ये महत्वपूर्ण है। रेपसीड में उन्होंने 400 की, सनफ्लावर में 209 की, और जो ग्राम्स है उसमें 105 की, वर्ले में 100 पर क्विंटल की बढ़ोतरी की है। बीट में 110 की है। पहले 1625 पे खरीदती थी सरकार, अब कितने पे खरीदेगी, 1735 रुपए में खरीदेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है। इसको कैलकुलेशन किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा। सबसे पहले इसको 1965 में स्टेब्लिश किया गया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के रूप में, लेकिन इसको 1985 में रिनेम किया गया, उसका नाम किया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस में। ठीक है, इसमें ये 23 क्रॉप के बारे में सरकार को क्या देता है, अनुशंसा देता है। और इसकी अनुशंसा क्या होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसकी अनुशंसा 3 बेसिस पे होती है। एक होता है A2 और एक होता है A2 प्लस FL और एक होता है C2। ठीक है, तो तीनों को हम देखते हैं। A2 में शामिल होता है कि जितने भी पेड किए जाते हैं, जितना भी किसान के द्वारा क्या पेमेंट किया जाता है, कैश में किया जाता है, और वो सीड का
उपयोग करता है, फर्टिलाइजर का उपयोग करता है, पेस्टिसाइड का उपयोग करता है, हायर लेबर का उपयोग करता है, लीज पे कोई अगर लैंड लेता है, फ्यूल इरिगेशन संबंधी जितने भी पेमेंट इससे संबंधित किए जाते हैं तो उसके लिए इसको A2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A2। A2 प्लस FL का मतलब है कि A2 में इस इतने सारे तो पे आउट शामिल तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा अगर फैमिली लेबर किसी के द्वारा की है तो उसकी कॉस्ट भी उसमें शामिल की जाती है MSP की डिक्लेरेशन करते करते समय। ठीक है। और एक C2 होता है। C2 क्या होता है? मोर मतलब कि कंप्रेहेंसिव होता है, समग्र रूप से बात करता है। इसमें इसके अतिरिक्त क्या होता है, जितना भी रेंटल सरकार ने लिया है, इंटरेस्ट लिया है मतलब कि किसानों के द्वारा, तो वो सारा इसमें कवर किया जाता है। और किसान एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इसकी मांग करते हैं कि हमें C2 के आधार पर क्या करो, MSP करो। लेकिन जो CACP है वो MSP डिक्लेयर करते समय A2 प्लस FL पे ज्यादा फोकस करता है, लेकिन कभी कभार इसको भी देख लेता है, मतलब कि C2 को भी देख लेता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमने तीनों चीजें क्या कर ली, समझ ली। ठीक है। तो अगर CACP क्या करे, अगर MSP की अनुशंसा करेगा तो इन तीनों चीजों के बारे में सोचता है, सोच विचार करके कैलकुलेशन करके MSP के बारे में सरकार को अनुशंसा करता है। सरकार ये क्या करता है, सरकार सरकार को अनुशंसा करता है और ये स्टेचुरी बॉडी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और एक अनुशंसा करने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसको अप्रूवल करती है। अप्रूवल करने के बाद ये किसानों के द्वारा इसका लाभ लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साल में 2 बार इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है। इसका क्या है कि किसान को एक गारंटी मिल जाती है कि अगर कोई फसल नहीं खरीदेगा तो सरकार तो खरीदेगी। और इसी संबंध में विरोध देखने को मिले, जो अभी न्यू कानून, जो न्यू लॉ आए थे उसको संशोधन देखने को मिला। तो किसानों के मन में ये आशंका थी कि सरकार धीरे धीरे MSP को खत्म कर रही है और निजी क्षेत्र को अधिक बढ़ावा दे रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, हमारी फसल कोई खरीदेगा नहीं। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाएगी, फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है। और 2018-19 में सरकार ने कहा कि जितनी भी कॉस्ट होती है उसका 1.5 टाइम MSP तो होना ही चाहिए ताकि उनको लाभ अधिक से अधिक हो। ठीक है। MSP में कुछ 23 क्रॉप शामिल होती हैं और 23 की अनुशंसा कौन करता है, CACP करता है, जिसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मिर्च, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम और नाइजर सीड। रबी में वीट, बरले, ग्राम, मसूर, रैपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, तोरई। और कैलेंडर ईयर क्रॉप में कोपरा, डी हस्क, कोकोनट, जूट, शुगर केन आपको देखने को मिलता है। शुगर के लिए सरकार क्या करती है, फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस डिक्लेयर करती है शुगर मिल के द्वारा, ताकि शुगर मिल क्या करें, किसानों को इस रेट पे क्या करें, आप अपना पेमेंट करें। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमने पढ़ ही लिया। इसमें एक्चुअली क्या होते हैं, इसमें CAP में स्टेचुरी बॉडी है, इसमें चेयरमैन होता है, 3 साल का उसका टेन्योर होता है। 1 मेंबर ऑफिशियल होता है, 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल होते हैं और 1 मेंबर सेक्रेटरी देखने को मिलता है। इसको कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होती है, उसके द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब MSP के मतलब कि हमारे लिए क्या लाभ है। अगर सरकार MSP डिक्लेयर करती है तो ग्रेन सरप्लस हमको देखने को मिलता है। सरकार अधिकांश अनाज अपने मतलब कि FCI की जो गोदाम है वहां पे स्टोर करके रख सकती है। और इससे क्या होता है, जो कोई अगर पेंडेमिक आती है, जैसे आपने देखा कोविड-19 के द्वारा अगर पेंडेमिक आई तो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई, तो उसके अतिरिक्त 5 किलो अनाज अतिरिक्त दिया गया। ठीक है। और हाल ही में यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ तो हमारे लिए जो सरप्लस स्टॉक है वो बहुत काम का है। तो इसलिए एक सरप्लस स्टॉक का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, कोई भी आपदा डिजास्टर के संबंध में अपना अच्छे से उसको टैकल कर पाते हैं। ठीक है। और नेशनल लेवल पे हम फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर पाते हैं, मतलब कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न हम क्या कर पाते हैं, उपलब्ध करा पाते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ जो ग्रेन्स है उसको हमको स्पेशली हमें बढ़ावा मिलता है। फूड प्राइस स्टेबल देखने को मिलती है, मतलब कि अगर निजी सेक्टर अधिक से अधिक होगा तो फूड प्राइस इसमें क्या होंगी, या तो अधिक कम होंगी या तो अधिक होगी। तो अगर फूड प्राइस के संबंध में हमारे लिए क्या होता है, स्टेबल देखने को मिलता है। और हमारे देश का जो उपभोक्ता है, जो मतलब कि जनता है, उसको मतलब कि एक स्थिर कीमत पर उसको अनाज देखने को मिलता है, ताकि कोई भुखमरी से संबंधित कोई समस्या हमको देखने को ना मिले। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और किसानों की
और किसानों की इनकम तो बढ़ती है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, जैसे आप पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में ग्रीन मतलब कि हरित क्रांति के दौरान इसमें कई बदलाव देखने को मिले। आज पंजाब हरियाणा कई समृद्ध राज्य की श्रेणी में गिने जाते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब कि हम क्या करते हैं, चैलेंजेस यही है पहले जो हमने डिस्कस किया। एमएसपी को केवल हम व्हीट और राइस पे अधिक तवज्जो देते हैं, जिससे क्या होता है मोनोपोली ऑफ क्रॉप देखने को मिलती है, और जिससे हमारा सॉइल का डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्शन को डाइवर्ट करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें पल्सेस को हम डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ताकि हमारे जो ऑयल सीड क्षेत्र में जो कमी देखने को मिलती है, और हम अन्य देशों पर निर्भर हो जाते हैं किसके लिए, ऑयल से संबंध में, ठीक है। जो पाम ऑयल रहता है उसके संबंध में पल्स ऑयल सीड आर नेसेसरी न्यूट्रिशन है सिक्योरिटी के लिए, तो ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमको ये पल्स और जो प्रोटीन है उसका शॉर्टेज देखने को मिलता है, फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। पब्लिक स्टॉकिंग में हमने देखा है कि सरप्लस अनाज होता है तो वो सड़ता रहता है बरसात में, ठीक है, तो ये भी समस्या है, ठीक है। मैसिव बफर स्टॉक होने के कारण हमको क्या बनता है, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी समस्या होती है, इसकी कॉस्ट भी क्या अधिक होती है, और सरकार के ऊपर सब्सिडी का अधिक से अधिक बोझ आता है, तो ये भी हमारे लिए ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। इससे भी अतिरिक्त और समस्याएं हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट आर्टिकल है, सरकार ने क्या कर दिया है, अभी हंगर इंडेक्स को जारी किया गया था, और इसमें कहा था कि भारत सरकार की रैंक 107 है 121 देशों में। तो सरकार ने कहा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है ये इंडेक्स है वो गलत है, और ये भारत की जो जनसंख्या है उसको ध्यान में रखकर इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसके जो मेथड है वो गलत है। और इस इंडेक्स को जो जारी किया जाता है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी के संदर्भ में 4 इंडिकेटर होते हैं, इनको इंडिकेटर को आप ध्यान रखिए, इसके द्वारा जी किया जाता है। इनने कहा है कि इंडिया की रैंक इनने की है जो लोअर है, जो प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट के आधार पर है, पॉपुलेशन के आधार पर नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, और जबकि पाकिस्तान को हमसे तुलना की जाती है, तो सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। इस इंडेक्स में कई मतलब कि अगर आप हंगर देखने को मिलते हैं तो ड्रिंकिंग में भी संबंधित हंगर है, सैनिटेशन, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट यूटिलाइजेशन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। तो आप हंगर के लिए केवल फूड को जिम्मेदार क्यों मानते हैं, इसका अतिरिक्त ये भी तो कारण है, तो ये भी शामिल है, तो ये भी गलत मेथड है। तो आप इसको मेंस में क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि सरकार ने 2 बार इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। दूसरा कहा है कि एंटायर पॉपुलेशन को संदर्भ में बात नहीं करते, इसका जो सैंपल साइज रहता है वो 3,000 के आसपास केवल रहता है, तो केवल 3,000 की भी बात करके आप केवल 150 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों को कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ स्टैटिक्स होता है, लेकिन स्टैटिक्स में आप कहाँ 3,000 कहाँ 140 करोड़, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। आप 3,000 में केवल जो जो सबसे ज्यादा मतलब गरीब लोग हैं वहां पे चले जाओ तो हमारा इंडेक्स अलग हुआ, 3,000 में अगर आप वहाँ अमीर लोगों के पास चले जाओ तो हमारा इंडेक्स अलग होगा। तो ये सारी समस्याएं रहती हैं सैंपल साइज से संबंधित, तो हमने ये वाले पढ़े लिए। 3 4 मेनली पैरामीटर होते हैं, अंडर नरिशमेंट होता है, वेस्टिंग्स होता है, स्टंटिंग होता है, और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, प्लेजर ऑफ गवर्नर चर्चा में है, अभी केरला और केरला के गवर्नर वहां के मिनिस्टर के संबंध विवाद देखने को मिला। केरला के गवर्नर ने कहा कि स्टेटमेंट अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर देता है जो लोअर है और गवर्नर की डिग्निटी के खिलाफ है, उसकी डिग्निटी को ठेस फैला पहुंचाता है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो प्लेजर है, जो हमारा जो प्रसाद है, मतलब आज प्रसाद पर्यंत बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, प्लेजर है, जो हमारे अनुसार वो इस पोस्ट पे है, हम अपना प्लेजर क्या करेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे और उनकी पोस्ट यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, एक कंटेस्ट था। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान में इसके बारे में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो हमारे लिए इसी बात को महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आर्टिकल 164 ये कहता है कि अगर मिनिस्टर शैल होल्ड पोस्ट ड्यू द प्लेजर ऑफ गवर्नर, कि मिनिस्टर अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे जब तक उनका मतलब कि गवर्नर का क्या होगा, आशीर्वाद होगा, मतलब कि अपना प्लेजर होगा, तब तक वो होल्ड करेंगे। और आर्टिकल 164 के द्वारा ही चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटमेंट बाय
बाय गवर्नर, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एज द सेंटर, जिसमें पार्लियामेंट्री होता है। फंक्शन मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में बात करते हैं। नॉमिनल हेड हमारे गवर्नर होंगे, और जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हेड होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और सारा जो प्रधानमंत्री के समय क्या करेंगे, कार्य करेंगे। आर्टिकल 163 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड मतलब कि गवर्नर क्या करेंगे, काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करेंगे। आर्टिकल 164 हमने पढ़ ही लिया। आर्टिकल 166 ये कहता है, आर्टिकल 166 ये कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और आर्ट मतलब कि आचरण कैसा होना चाहिए। आर्टिकल 167 167 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अपनी सरकार से संबंधित जानकारी किसको प्रेषित करे, गवर्नर को करे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। हमने हमने अनुच्छेद पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं इससे संबंधित क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। शमशेर सिंह बाद में कहा 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नर एक्साइज के पास केवल कॉन्स्टिट्यूशन की पावर, फॉर्मल मतलब की कॉन्स्टिट्यूशन पावर है ओनली, संवैधानिक पावर है ओनली। और ये एड एंड एडवाइस के आधार पर क्या करेंगे, काम करेंगे, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आधार पर। ठीक है, महावीर प्रसाद बाद में 1969 में कहा कि आर्टिकल 164(1) सब्जेक्ट है मतलब कि मैटर है आर्टिकल 164(2) के तहत। उनने कहा कि अगर गवर्नर अपना प्लेजर कंसाइड कर लेते हैं और अपना सपोर्ट क्या करेंगे, तभी कंसाइड होगा जब असेंबली के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सरकार में अपना जो विश्वास है, जो सपोर्ट है, वो हटा लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेबम रविया और डिप्टी स्पीकर बाद 2016 में कहा कि आर्टिकल 163 के में ये भी यही बात की गई कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर ही काम करेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, और आर्टिकल 164 में ही ये बात कही गई है, आर्टिकल 163 में इस बात को कहा गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, एंडोसल्फेन जो पेस्टिसाइड है वो चर्चा में है। केला गवर्नमेंट में कुछ मतलब किसी संबंधित केसेस देखने को मिले हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत क्या है, बैन है। तो हम स्टॉकहोम कन्वेंशन का पढ़ लेते हैं। ये इसको 2001 में अडॉप्ट किया गया, 2004 में फोर्स में आया। 151 कंट्री सिग्नेटरी हैं, 124 कंट्रीज क्या है, पार्टीज है। भारत भी इसका क्या है, सदस्य है, लीगली बाइंडिंग होता है। इसका उद्देश्य होता है कि ह्यूमन हेल्थ के क्या करना, प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को भी क्या करना, प्रोटेक्ट करना। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, जो एक टाइम के बाद क्या होते हैं, अक्यूमुलेट होते जाते हैं और एक जगह पे इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन। और एक हमारे पर्यावरण और मानवीय शरीर को क्या पहुंचाते हैं, गंभीर रूप से हानि पहुंचाते हैं। तो ये इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इसमें 3 तरह के हमको केमिकल ग्रुप देखने को मिलते हैं। पहला NH1, NH2 और NX3 में देखने को मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक्चुअली क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत जो एंडोसल्फेन जो पेस्टिसाइड है उसको बैन किया गया है। ठीक है, और इसको यूज किया जा रहा है कर्नाटका, केरला में। जो कुछ क्रॉपें हैं जैसे कैसवी, रवर्स, कोकोनट जो क्रॉप है उनमें पेस्ट और मिट से संबंधित उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप इसको नाम को याद रखेंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, जो हजार्ड्स होते हैं, इफेक्ट होता है, इसको बायो अक्यूमुलेट करता है, मतलब एक ही जगह पे बार बार स्टोर हो जाता है। तो हमारे लिए हेल्थ संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में भी इसमें बैन किया कि आप देश में इसका ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना तो सेल कर सकते हैं, ना तो यूज कर सकते हैं, ना इंडिया से इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा ऑर्गेनो क्लोरीन क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। ये ये हमारा जो
कैस्पी नट, कोकोनट, रबर प्लांटेशन में जो पेस्टिसाइड जो देखने को मिलते हैं, तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बायो अक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन एक टाइम बाद क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारा ये एक्यूमुलेट हो गया, तो इससे इसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये आपकी जो नर्व सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और आपका जो रिप्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट है वो भी मतलब कि प्रभावित हो सकता है। इससे आप सेक्सुअली जो मेच्योरिटी है आपके अंदर लेट आ सकती है, और ऑटिज्म आपको देखने को मिल सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने पढ़ ली। अब एक इंडियन ओशियन रीजन प्लस कॉन्क्लेव चर्चा में है, तो इसको डिफेंस प्रोडक्शन मतलब कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और ने कहा कि इंडियन ओशन में जितने भी चैलेंजेस हैं हम इनको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करने का, इसके साथ टैकल करने का प्रयास करेंगे। तो आप उसे इतना सा ध्यान रखेंगे, और जितने भी मतलब कि शिपिंग से संबंधित समस्याएं हैं, पायरेसी से संबंधित समस्याएं हैं, तो इनको हम कम करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसलिए इसको लागू करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसको बस ध्यान रखेंगे। मेंटल हेल्थ जो हमारा मेंटल हेल्थ जो एक्ट है 2017, इसको इरडा ने कहा है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं अब क्या करेंगी, जो आप इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको क्या करेंगे, मेंटल इलनेस से संबंधित अगर आपके अंदर समस्या कोई अगर फ्यूचर में आ जाती है, भगवान ना चाहे हो, तो आपको क्या करेंगे, 31 अक्टूबर 2022 से आपको मेंटल इलनेस की भी आप इंश्योरेंस में क्लेम कर पाएंगे, उसके माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, इलाज भी करा पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि राइट टू इक्वलिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन सेक्शन 21(4) एमएससी एक्ट 2017 के तहत है, और इस एक्ट के द्वारा लोगों को जो मेंटल इलनेस का शिकार है उनको मतलब कि एक्सेस और एबिलिटी प्रदान की गई मेंटल हेल्थ केयर से संबंधित, और इनको कोई भी इनह्यूमन ना माने, इनकी कोई डिग्रेडिंग ना करे ट्रीटमेंट में, और ट्रीट इक्वल होना चाहिए, और फ्री लीगल एड से संबंधित बात भी की गई है इस एक्ट में। सिटीजन कैन मेक रिटर्न एडवांस डायरेक्टिव टू डिसाइड, ठीक है, केयर एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए इनका मेंटल इलनेस से संबंधित। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेड टू मेक मेंटल हेल्थ केयर मतलब कि ट्रीटमेंट डिसीजन ऑन हिज बिहाफ, मतलब कोई व्यक्ति इनके बिहाफ पे ट्रीटमेंट डिसीजन ले सकता है। पर्सन अटेम्प्टिंग सुसाइड अगर ये करते हैं तो इनको कोई लीगल रूप से इनको सजा नहीं दी जाएगी, और चाइल्ड अगर लेस देन 3 ईयर से है नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज मेंटली इलनेस, मतलब कोई बच्चा अगर 3 साल से कम है और उसकी माँ अगर बीमार है और मेंटल इलनेस से शिकार है तो उसको उससे अलग नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पुअर पीपल टू गेट फ्री लीगल ट्रीटमेंट टू मेंटल इलनेस, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, फ्री मेडिकल मेंटल इलनेस विल बी प्रोवाइड टू ऑल पेशेंट इन ऑल गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब कि सभी सुख सुविधाएं किसको दी जाएंगी, इनको दी जाएंगी, और इसको संबंधित कोई इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इनको सारी महत्वपूर्ण बातें ताकि ये समग्र रूप से अपना विकास कर सकें, तो इसलिए इनको इस बातों के बारे में बताया जाएगा, इसलिए इसको इंश्योरेंस के संबंध में नया प्रावधान किया गया है। ठीक है, सरकार चाहती है हम स्वदेश दर्शन 2 लेके आए, तो सबसे पहले हम स्वदेश दर्शन पढ़ लेते हैं। स्वदेश दर्शन को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसको 100% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार करती है। एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होती है जो इसको इस संबंधित देखभाल करती है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण सर्किट बनाए जाते हैं, जैसे अभी कुछ बनाए गए हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थन ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट। अच्छा, रामायण सर्किट में जैसे मध्य प्रदेश में चित्रकूट है, ओरछा है, अयोध्या है, तो इनको कनेक्ट किया जाएगा ताकि टूरिज्म क्या करे, इन सभी सर्किटों को आपस में कनेक्ट करके और टूरिज्म का क्या हो, विकास हो सके, और हमारे देश में अर्थव्यवस्था को क्या मिले, गति मिले, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित समस्याओं को क्या हो, निदान हो। रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सूफी सर्किट, ठीक है, तीर्थंकर सर्किट, ट्राइबल सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, तो इस प्रकार के एक थीम बेस्ड एक मतलब कि टूरिस्ट सेक्टर का इसमें डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, सरकार चाहती है कि इसको और भी मतलब कॉम्प्रेहेंसिव रूप से इसको लेके आए, और इसके द्वारा मतलब कि स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम सरकार चाहती है। इसके द्वारा क्या हुआ है, हमारे देश में 677 मिलियन 2022 में लोगों ने विजिट किया है। 76 प्रोजेक्ट इनको सैंक्शन किया है, जिसमें 52 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है,
और इसके द्वारा टोटल 80 मिलियन जो 8 करोड़ जॉब हैं उसको जनरेशन देखने को मिला है। ये प्रधानमंत्री जी स्कूल में बैठे हैं, पढ़ने तो नहीं गए हैं शायद। इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और ये त्रिमंदिर आदलज गुजरात में ये एक्सीलेंस स्कूल है। इसके तहत जो मतलब कि स्कूल से संबंधित जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने का, उसको इनहेंस करने का बात करेंगे। न्यू क्लासरूम बनेंगे, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, ओवरऑल मतलब कि अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और इसे 50,000 न्यू क्लासरूम बनाने की बात की गई जिसमें 5G इंटरनेट होगा, ठीक है। और एक ज्ञान उत्सव की भी तैयारी इसमें की गई है ताकि लोगों को फोकसिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। बस इतना सा पढ़ना है। अभी भारत ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 जो एक लिस्ट है उसमें उसमें मतलब कि लेट फाउंडर हाफिज सईद, संत तला सईद और शहीद महबूद, ठीक है, इन्हें इंडिया और यूएस के द्वारा जॉइंटली प्रयास किया गया कि इनको इस लिस्ट में घोषित कर दिया जाए टेररिस्ट। इस लिस्ट में घोषित करने का मतलब है कि इसको बाहर इनका ट्रेवल बंद हो जाएगा, कोई फाइनेंसिंग सुविधा नहीं मिलेगी, मतलब कि सब समग्र रूप से इन पे बैन होने का प्रयास होगा, ठीक है। लेकिन चाइना ने फिर से ब्लॉक कर दिया है। अभी इंडिया होस्ट कर रहा है किसको, काउंटर टेररिज्म कमेटी को, ठीक है। और अभी जो चाइना है इसको मुंबई में नेक्स्ट वीक में होस्ट करेगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी क्या करती है, इसमें क्या होते हैं, ऑल परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और एक ये 1267 क्या है, एक ग्लोबल लिस्ट है, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी स्टाम्प के आधार पर इनको बैन किया जाता है। और इसमें कोई भी मतलब कि उसमें परमानेंट की आवश्यकता नहीं है, जो उस सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ कोई भी व्यक्ति इसमें टेक्निकल होल्ड लगा सकता है, तो इसमें वीटो का उपयोग कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरह से सरकार ने पहले 2009 में लेके आई भारत सरकार, तब भी चाइना ने इसमें ब्लॉक किया, 16 में फिर लेके आई, फिर भी ब्लॉक किया, 19 में लेके आई, 22 में लेके आई, और अभी आप देख ही पा रहे हैं अब्दुल रफूक असर, तो इनको भी शहीद महबूद। तो अब सरकार लेके आती है तो जब चाइना क्या करता है उसमें ब्लॉक करने का प्रयास करता है, क्योंकि पाकिस्तान के बिहाफ पे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सरकार लाना चाहती है कि अभी क्या कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कर रहे हैं कि न्यू क्रेडिट फ्रेमवर्क हम लेके आना चाहते हैं कि अब लोगों को मार्कशीट ऑफलाइन नहीं दी जाएंगे, उनका क्रेडिट उनके अकाउंट में हो जाएगा। अब अकाउंट के आधार पर क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन उस अकाउंट के आधार पर उनका वेरिफिकेशन करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे क्या होगी, जितने भी इंस्टीट्यूट है उनका इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये सारे जितने भी मतलब कि इंस्टीट्यूट है उनका इंटीग्रेशन होगा और आपस में मतलब कि समन्वय के आधार पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे और सिक्योरिटी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी, ठीक है। इंडस्ट्री क्या कर सकेगी, री स्किल अप स्किलिंग कर सकेगी ऑनलाइन देखकर, स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बना सकेगी, क्रिएटिंग मल्टी क्रॉस सेक्टरल स्किल पूल बना सकेगी एम्प्लॉय यूथ के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी महत्वपूर्ण अच्छी अच्छी बातें हो जाएंगी। कुछ स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, कुछ इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। इंडस्ट्री नहीं, हाँ इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट होगा, कुछ इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी क्या होगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी ड्राफ्ट है, आएगा तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तमिल तमिलनाडु चाहता है कि हमारे देश में जो बल्चर है, 9 प्रजाति स्पीसीज हमारे देश में पाई जाती हैं, तो उनको सेव करने के लिए एक प्रयास लेके आया है, ठीक है। और 7 में से 4 बल्चर की स्पीसीज हैं क्रिटिकल इंडेंजर हैं, बाकी कुछ अलग कैटेगरी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनका जो विलुप्ति का एक कारण है डिक्लोफेनेक, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है, इनका नर्व सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे स्पीसीज क्या होती है, खत्म होने के कगार होती है, ठीक है। और हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इसके बंजर हैं, मतलब कि साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक है, पर्यावरण का। तो हमारे देश में टोटल 4 हैं, जिसको ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड बल्चर है क्रिटिकल इंडेंजर, सिलेंडर बिल्ड बल्चर क्रिटिकल इंडेंजर, लॉन्ग बिल्ड बल्चर क्रिटिकल इंडेंजर, इजिप्टियन बल्चर इंडेंजर, रेड हेडेड बल्चर क्रिटिकल इंडेंजर। तो ठीक है, 4 हैं, इनको आप याद रखेंगे, कौन सा, ओरिएंटल, सिलेंडर, लॉन्ग और रेड, ठीक है। इजिप्टियन कौन सा है, इंडेंजर में है, इंडियन ग्रेफिन वल्चर लीस्ट कंसर्न, हिमालय ग्रेफिन नियर थ्रेटन्ड, और
सेरेस वल्चर नियर थर्टन, ठीक है, और बियर्ड वल्चर नियर थर्टन। तो चार कौन कौन से महत्वपूर्ण है? ओरिएंटल है, सिलेंडर है, लॉन्ग है, रेड है, ठीक है, ओरिएंटल, सिलेंडर, लॉन्ग, ठीक है। डिक्लोफेनिक के अलावा कुछ और भी है। एस्लोफेनिक एक ये दवाई है, इसके द्वारा भी इनको मतलब कि खतरा है। नीमोसलाइड के द्वारा भी है, और कीटोप्रोफेन के द्वारा भी इनको खतरा है। तो इन दवाइयों के नाम याद रखेंगे, इसके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे अधिक इनका जो हैबिटेशन लॉस हुआ है बीकानेर, रायगढ़, जैसलमेर, कमरूप, ठीक है, और ये क्या है, सुरेंद्र नगर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा दूसरा है सुखारो प्राइज 2022, जो यूक्रेन के नागरिक हैं उनको दिया गया है। और ये दिया जाता है कि हम ह्यूमन राइट से संबंधित किसी व्यक्ति ने वर्क किया हो, और एंड्रई सुखरेव के द्वारा इनको स्टेब्लिश किया गया। इनने क्या किया, जो सोवियत यूनियन है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिफेंडिंग मतलब कि ह्यूमन राइट और फ्रीडम के संबंध में बात की, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पहला नेल्सन मंडेला को मिला, ठीक है, और मर्चेंको को मिला। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मंडे सबसे खतरनाक दिन होता है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ट्विटर के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया। लोगों ने कहा सबसे खतरनाक है, संडे के बाद मंडे बहुत खतरनाक है, लोगों को जाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए लोगों ने कहा कि मंडे सबसे डेडली क्या है, डेडेड डे है, ठीक है। तो बस इतना से ध्यान रखेंगे। मिशन डिफ स्पेस सरकार ने चालू किया है। इसका इसका मतलब है कि इनोवेशन सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना, आर्म फोर्स में क्या लेके आना, इनोवेशन, ताकि हम क्या करें, सेल्फ रिलायंस हो सके, ठीक है, आत्मनिर्भरता हमारे देश में बढ़ सके, ठीक है। एंटी स्मोक मशीन चर्चा में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत सर्दी के दिनों में कम हो जाती है, तो जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के जो पार्टिकल, इनको एंटी स्मोक मशीन के द्वारा इनको जमीन पे उसे खत्म करने का प्रयास किया जाता है। बस इतना ध्यान रखेंगे। सीपीसीबी की गाइडलाइन है कि 30 मीटर से 100 मीटर के मध्य इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की मिनिस्टर हैं सुएला बेरावरमन बेरावरमन। तो इनने कुछ जो इंडियंस हैं माइग्रेट, उनके संबंध में बात की, और जो हमारा ब्रिटिश जो औपनिवेशकरण था, जो कॉलोनीज थी, उसके संबंध में उनको संरक्षित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इतना से महत्वपूर्ण न्यूज है, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मैप से मतलब है, ठीक है। मतलब तो है कि जिसने हमको गुलाम बनाया, आप उसकी पक्षधारी कर रही हो, और जबकि आप इंडियन ओरिजिन की व्यक्ति हो, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हमारे एग्जाम से अभी हमें मतलब है, तो हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो हमारे लिए मैप महत्वपूर्ण है। आप इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ब्रिटिश एसेल्स पूरा आप मिलके देख सकते हैं, इसको आइलैंड बोलते हैं, जिसमें रिपब्लिक ऑफ आइलैंड रहता है, नॉर्थर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इंग्लैंड देख पा रहे हैं। टोटल एरिया आपको मिलता है ब्रिटिश स्लैश, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए, तो ये वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वेल्स होंगे। लेकिन अगर आपसे यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, तो आप इसमें कौन सा शामिल होगा, नॉर्थर्न आयरलैंड भी शामिल होगा, वेल्स और स्कॉटलैंड के अलावा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस पे स्टेट ऑफ डोवर है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको इंग्लिश चैनल है। अच्छा, कमेंट करके बताइए, ग्वालियर के एक व्यक्ति हैं जो, और मतलब कि और काफी दिव्यांग हैं, इनने इस इंग्लिश चैनल को पार किया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए, काफी चर्चा में रहे थे, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ काफी सेलिब्रेट भी किया था, और इसको तैर के उनने पार किया है, और दिव्यांग है। उन इस व्यक्ति का नाम आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की हत्या हो गई, तो उसमें कुछ जो चर्च है उसका यूनिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए न्यूज चर्चा में थी। तो इसके कुछ, जापान होकाइडो एक आइलैंड ए है, और आपको होन्सू, ठीक है, और शिकोकू और क्योसू, इन चारों मिलकर क्या बनाते हैं, जापान। और जो टोक्यो है वो आपको योकोहामा मतलब कि होन्सू में आपको देखने को मिलेगी। इधर सी ऑफ जापान है, इधर नॉर्थर्न पैसिफिक है। ये आप आइलैंड देख पा रहे हैं, सेनकाकू आइलैंड, ये चाइना और जापान के मध्य विवाद रहता है। चाइना कहता है हमारा, और जापान कहता है कि हमारा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक कतर चर्चा में है। कतर क्यों चर्चा में है कि कतर में कुछ ह्यूमन राइट के वायलेशंस हुए हैं, जो इमिग्रेशन है वो, अगर अभी क्या होने वाला है, फुटबॉल मैच होने वाला है,
तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कहा है कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग मर गए हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो आपके यहाँ कुछ, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए केवल मैप महत्वपूर्ण है। तो आप ये वाला देख पा रहे पार्ट, ये वाला कतर है, ये सऊदी अरेबिया है, ये आप बहरीन है, और ये ऊपर आप देख पा रहे हैं कुवैत है। तो सबसे ऊपर कौन? कुवैत। फिर 3 नंबर पे कौन है आपका? बहरीन। फिर 1 नंबर पे कौन है आपका? कतर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कुवैत, कुवैत, और ऊपर आएगा आपका बहरीन, फिर नीचे आएगा कतर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इधर आपका यूए, इधर आएगा ओमान। ठीक है, तो इस मैप को भी ध्यान रखेंगे। ओमान, इधर भी ओमान पड़ता है, यूएई पड़ता है, और ये दोहा है। ठीक है, बहरीन है, कुवैत है, दोहा, ये कतर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये, अब देखो, जो मकर रेखा है वो यहाँ से निकलती है, जो सऊदी अरेबिया से निकलती है, और इधर यूएई से निकलती है, और इधर ओमान से निकलती है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।